एक पत्थर है जो कि आप हाथ से फेंक सकते हैं, हाथ से। दूसरा एक बुलेट है, बंदूक की गोली है जो आप गन से फायर करेंगे। दोनों का वेट 5-5 ग्राम की है, बिल्कुल हल्की हल्की है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। आपको ऑप्शन दिया गया है, किसके सामने खड़े होंगे? पत्थर के, मतलब बिल्कुल तय करके आए हो कि यहाँ से जाना नहीं है, परमानेंट यहाँ पे धरती पे। ठीक, आप कहें, आप कह रहे हैं बुलेट के सामने खड़े होंगे, सर क्यों? पत्थर के सामने? अच्छा, पत्थर के सामने आप खड़े होंगे, क्यों? ठीक है, तो आपको लग रहा है अगर एक मूविंग बॉडी है, उसका मास ज़्यादा होगा तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब भी इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो आप बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ अ मूविंग बॉडी किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और वेलोसिटी पे, m पे और v पे। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल और दे रहा हूं। आपकी क्लास में एक 100 किलो का बच्चा है जो कि 2 मीटर पर सेकंड से भागता हुआ आ रहा है। आप यहाँ खड़े हैं। एक और बच्चा है जो कि 20 केजी का है, हल्का सा पर तेज है। आप उस साइड खड़े हैं आराम से, वो पीछे से भागते हुआ आ रहा है, तो किससे टकराने पे आपको ज़्यादा नुकसान होगा? दोनों में सेम लग रहा है। ये भारी भरकम 100 किलो का है या 20 किलो का हल्का सा बच्चा है? तो बताओ फिर, आप तय करो। नहीं बताओ। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 200 आ रहा है, आप ऐसे बोल रहे हैं। तो कुल मिला के किसी मूविंग बॉडी के इम्पैक्ट को देखने के लिए हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, इसका नाम है मोमेंटम। ठीक है, तो आप नोट डाउन करें। मोमेंटम is defined as impact of a moving body ये कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगी ये, है ना। ये मैंने समझने के लिए अपने हिसाब से बनाई हुई है कि आपका मूविंग बॉडी का जो इम्पैक्ट है मोशन का, उसको डिटरमिन करने के लिए क्वांटिटी। क्या लिखा मैंने? हाँ, मोमेंटम इज अ क्वांटिटी टू डिफाइन, बल्कि ऐसे लिख लें, मोमेंटम इज अ क्वांटिटी टू डिफाइन इम्पैक्ट ऑफ अ मूविंग बॉडी। छोड़ दें, अगर नहीं चेंज हो रहा तो कोई बात नहीं है, बस एक मूविंग बॉडी के इम्पैक्ट को मैं मोमेंटम बोल रहा हूँ। एंड मैथमेटिकली इट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल P। मोमेंटम को आप P से डिनोट करते हैं, एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब भी आप डिफाइन करेंगे टेक्निकली एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे? मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। लिख लें आप, ये ऊपर वाली लाइन समझने के लिए है, एग्जाम में लिखने के लिए नीचे वाली है। मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आपकी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है मोमेंटम। स्मॉल p होता है, स्मॉल p होता है। ठीक है जी। यूनिट क्या होगी इसकी? केजी आगे? हाँ, नहीं, केजी मीटर पर सेकेंड।
ये मास m kg, ये मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होगी? सभी बताएं, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मोमेंटम? m2l m2t-1, ये बता रहे हैं m2t-1। क्या ठीक बताया है? आप उस अलग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं mlt-1। कोई और बंधु? आप नीचे वाली लग रही है या है? आप बताएं, लग रही है, पक्का नहीं पता? आप कह रहे हैं वही है। यदि आप नीचे वाले ऊपर वाली कैसे बताइए फिर, क्या दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो केजी का मास आ गया और मीटर पर सेकंड का LT-1 आ गया, mLT-1 हो गया, डायमेंशन ये हो गया। ठीक है जी। नहीं, इसको यूनिट को कुछ नहीं बोलते, सीधा केजी मीटर पर सेकंड लिखते हैं। और आपका इसको आप और बेटर फॉर्म में लिखना चाहो तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है। P इज डिफाइंड एज mv, मास वेलोसिटी, ये आपका मोमेंटम है। ठीक है। अब देखते हैं चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम पढ़ लिया हमने, अब देख रहे हैं चेंज इन मोमेंटम। आप बताएं, किसी चीज के ऊपर यदि मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी? ठीक है। आप कह रहे हैं कि अगर फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी। ये बात कहाँ से आई? फर्स्ट लॉ से आई। फर्स्ट लॉ में बोला गया है कि जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मोशन चेंज नहीं होगा। रेस्ट पे तो रेस्ट पे, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में। अगर फोर्स लगाया तो वेलोसिटी चेंज हो गई। अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो क्या मोमेंटम चेंज हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है। अब मोमेंटम चेंज क्या आपके सिर्फ फोर्स पे डिपेंड करता है, ये हमें देखना है। आई थिंक ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा, ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया। नोट डाउन कर लिए? गाड़ी है, आप संडे को घूमने निकले हैं और निकलते ही गाड़ी खराब हो गई। आपको गाड़ी को उतर के धक्का लगाना है। ठीक है। पापा ने बोला कि सब उतर जाओ, तो आपका चेंज इन मोमेंटम जो है यहां लिख रहा हूं मैं। अब जो चेंज इन मोमेंटम है वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। क्या? एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, कितना ज्यादा फोर्स लगाया, और कितनी देर के लिए लगाया। तो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चेंज इन मोमेंटम को मैं चेंज इन मोमेंटम को मैं डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। डेल्टा पी
तो डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो दूसरा, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड। दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम, जितना ज़्यादा टाइम के लिए फोर्स लगाया उतना ज़्यादा आपका मोमेंटम चेंज। इसी एक्सप्रेशन को मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, डेल्टा टी को इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो एफ विल बिकम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, यहां पे देखें ऊपर क्या है, चेंज इन मोमेंटम, नीचे क्या है, टाइम टेकन। तो क्या मैं इस टर्म को बोल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये आपका फोर्स अप्लाइड। तो आप इस साइड लिखें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये आपका है एफ एक्सटर्नल अप्लाइड। जो आपने फोर्स अप्लाई किया है वो है। अब आप लिखें सेकंड, न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट। हाँ जी, हाँ, rate of change of momentum according to Newton's second law, rate of change of momentum is directly proportional to external force applied, जब भी आपको सेकंड लॉ पूछा जाए तो आप यही बताएंगे। क्लियर है? अप्लाइड, आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कितना फोर्स अप्लाई हुआ उस पर डिपेंड करता है। ठीक बात है। आप ये फ्लो चार्ट ऐसे ही बनाएं, ये बना लिया क्या? ये बना लें पूरा। चेंज इन मोमेंटम फोर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स से वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी से मोमेंटम चेंज होता है, फिर मोमेंटम चेंज आपका दो बातों पे डिपेंड करता है, उसको वहां लिखा। सेम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। हाँ जी, हो गया। अब इसी फॉर्मूले को, जो एक बहुत फेमस एक्सप्रेशन है, उसमें कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी vi थी, इनिशियल वेलोसिटी, आपने फोर्स लगाया, गाड़ी का मास मान लीजिए m था, और इस फोर्स लगाने से इसका मोमेंटम चेंज हो गया, लेट्स से vf। फोर्स लगाया, इनिशियल मोमेंटम pi कितना था, इनिशियल मोमेंटम वाज mvi, फाइनल मोमेंटम mvf। अब आप देखें pi इक्वल टू mvi, pf इक्वल टू दिस, चेंज इन मोमेंटम विल बी pf माइनस pi। देखो वैसे तो pf और pi क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, आप उनको डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं लगाया है। अगर आप pf माइनस pi करेंगे तो mvf माइनस mvi, m कॉमन ले लें
वी एफ माइनस वी आई, ये आपका हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। अब आपको पता है एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, तो यहां डेल्टा टी आया तो यहां भी आएगा। क्या ये टर्म कुछ जाना पहचाना है? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या है ये? एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इतनी आपका चेंज इन वेलोसिटी है, ये टाइम टेकन है, तो ये आपका ए है। तो फोर्स बिकम्स मास इनटू एक्सेलरेशन। जनरली बच्चे इसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, पर टेक्निकली जो एकेडमिक डेफिनेशन है वो ये है। बल्कि इसका भी क्या है, मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये आपकी डेफिनेशन है। वहां से फिर ये और ये आता है। दोनों बातें याद रखनी है आपको। हाँ जी, डन। इसके बाद करते हैं इसका एक फेमस एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्रिकेट कौन कौन खेलता है आप में से? खेला था? आप लोगों ने कभी नहीं खेला? खेला है, खेला है। तो आप ये बताएं, जब कोई ऊंची आती हुई बॉल है, क्या उसको कैच आप ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं? ऐसे करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? आप वहीं पे ऐसे क्यों नहीं कर लेते? ऐसे क्यों करते हैं? फोर्स कम होता है, हाथ में दर्द ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो व्यवहारिक ज्ञान है बिल्कुल सही है। ऐसा होता है कि वहाँ पे पकड़ेंगे तो चोट लगेगी। बट आप सेकंड न्यूटन भाई साहब के दूसरे नियम के अनुसार इस बात को एक्सप्लेन करें कि वो फोर्स कम क्यों लगता है। आराम से एक बार सोच लें। तो उससे देखो, आपकी बात बिल्कुल सच है। आप इसने बस ये बोला है, सेकंड लॉ ने बोला है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज आपका फोर्स एक्सटर्नल रहता है। इस स्टेटमेंट को यूज करो आप अपनी बात को समझाते हुए। ये कहाँ पे यूज हुई? गेटिंग माय पॉइंट? बताओ। बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। इसने क्या बताया, अगर आपने वहीं पे रोक दिया तो आपका टाइम क्या लगा? बहुत कम लगा। और वो जब ऐसे किया तो टाइम बढ़ा दिया तो अपने आप कम हो जाएगा।
और डिटेल में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉल आ रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से और उसका मास मान लेते हैं 1 kg है। 1 kg होता नहीं है वैसे। पहले केस में ये आपके हाथ थे और आपने देखो एग्जैक्टली वहीं के वहीं तो कोई नहीं रोक सकता, थोड़ा हल्का पीछे आएगा ही, हाथ आएगा ही। तो मान लो कि पहले केस में बॉल को आने हाथ को टच करने में और रुकने में 1 सेकंड लगा। दूसरे केस में 5 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, 1 kg की बॉल है वही सेम, और आपने रोकने में उसको टाइम लगा दिया 5 सेकेंड। ठीक है। इनिशियल मोमेंटम 5 × 1, यहां भी यही है 5 × 1। फाइनल मोमेंटम रुक जानी है, बॉल 0 हो जाना है। तो मोमेंटम का चेंज बराबर है, डेल्टा पी बराबर है। तो दोनों केस में डेल्टा पी तो आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी 5 kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी डेल्टा पी 5 kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड है, यहाँ पे टाइम 5 सेकेंड है। जब आप डेल्टा पी बाय डेल्टा टी करेंगे तो यहाँ 5 बनेगा, वहाँ 1 बनेगा। ठीक है। तो फोर्स वहां पे कम लगेगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लिया आपने। ठीक है, नोट डाउन कर लें इसके एग्जाम्पल को। अगर एफ निकालना चाहें, एफ विल बी डेल्टा पी बाय उस मोमेंटम को चेंज करने में जितना फोर्स लगा, दैट फोर्स विल बी इन दिस केस इज 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 5 न्यूटन कहें। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5/5 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 1 न्यूटन। यहाँ फोर्स कम लगा है। सभी बहुत बढ़िया। कई एप्रिसिएशंस ना लाइफ टाइम याद रहते हैं। मुझे याद है मैंने क्लास 12 में ना कोई एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का सवाल हाथ खड़ा करके बताया था और सर ने तालियां बजवाई थी। हाँ जी। इसके बाद एक एग्जांपल और है आपका, जो लॉन्ग जंप का गेम होता है वो मिट्टी में होता है, फर्श पे नहीं होता। करना चाहेंगे फर्श पे? नहीं करना चाहेंगे। क्यों? या आपको छत से कूदना है, एक तो नीचे रेत है और एक आपकी पक्की जमीन है, किस पे कूदना पसंद करेंगे? कैसे? एग्जैक्टली जो आपका फर्श है वहां पर जहां आप टकराएंगे वहीं छत से रुकेंगे, और रेत है तो रेत में जगह बनेगी आपकी। पहले टकराएंगे, स्पीड कुछ कम होगी, फिर रेत के साथ साथ आपको टाइम लग जाएगा रुकने में, तो टाइम बढ़ गया। मोमेंटम चेंज उतना ही है, मोमेंटम चेंज डेल्टा पी सेम है दोनों केस में। टाइम जहाँ ज़्यादा है वहाँ फोर्स कम लगेगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल साथ में एक लॉन्ग जंप इवेंट है वो आपका मिट्टी में होता है, पक्के फर्श पे नहीं होता। अपनी भाषा में लिख लिया करें, हिंदी में जो भी लिखना चाहें लिख लिया करें। हो गया? ये आपका सेकेंड लॉ हुआ।
जी, थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये फेमस है, ये बच्चों को जनरली याद रहता है। हाँ जी, तो आप पहले स्टेटमेंट लिख लें, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ये आपकी टेक्निकल डेफिनेशन है। यहां पे जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का मतलब होता है फोर्स। एग्जांपल्स देखते हैं। आपने किसी के पास एनसीसी है? स्कूल तो आप जाते ही नहीं, एनसीसी नहीं है, पहले थी, तो आपने गन चलाई है? नहीं चलाई। शायद सी सर्टिफिकेट में आता है वो पार्ट। तो उसमें क्या होता है, आपको ना गन को ना कस के होल्ड करने का बोलते हैं ना, कस के। क्यों? तो जब आप बुलेट फायर करेंगे तो वो पीछे आती है गन, तो आपको, हाँ बात करेंगे वो, हाँ रिकॉइल बोलते हैं सर, रिकॉइल होती है वो, तो कस के पकड़ने वाली बोलते हैं। होता क्या है, गन ने इस बुलेट के ऊपर आगे फोर्स लगाई, तो बुलेट क्या करता है, उतनी ही फोर्स गन के ऊपर पीछे लगाता है, उतनी ही फोर्स। तो क्या हुआ, इस गन का ये एक्शन था, जो उसने एक्शन किया, उसको बाहर फेंका, उस एक्शन ने रिएक्शन किया, ये आपका रिएक्शन है। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं। आप जितना बुलेट के ऊपर गन फोर्स लगाएगी, उतना ही फोर्स बुलेट भी गन के ऊपर लगाएगी इन अपोजिट डायरेक्शन। टू एवरी एक्शन, आपने कोई एक्शन मतलब फोर्स लगाई, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर फोर्स लगेगा। ये मतलब है आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स का। और एग्जांपल बताएं। हाँ, ये एक रॉकेट वाला भी है। रॉकेट से पहले आप एक और कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अच्छा है, बलून को फुलाओ और बांधो मत, ऐसे करके छोड़ दो, क्या जाएगा, कैसे करेगा, सर करके आगे जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, बलून हवा को पीछे फेंक रहा है, उसने हवा को पीछे फेंका, हवा ने बलून को आगे फेंका, तो उल्टा फोर्स लगता है आपका। सिमिलरली रॉकेट है, ये एयर को पीछे फोर्स लगाता है और एयर उस पर आगे फोर्स लगाती है। रॉकेट कैसे मूव करता है, वो बहुत प्रेशर से गैसेस को नीचे फेंकता है और उसके कारण रॉकेट ऊपर जाता है। उसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक दीवार के ऊपर ऐसे स्प्रिंग अटैच है और उस स्प्रिंग को आपने अंगूठे से प्रेस किया, उस स्प्रिंग को आपने अंगूठे से प्रेस किया, तो आपने स्प्रिंग पे ऐसे फोर्स लगाया है, तो क्या आपके अंगूठे को फोर्स पीछे की तरफ फील होगा? होगा। तो एक्शन रिएक्शन है। यहाँ पे आपका ये अंगूठा है, इसने फोर्स इस पे ऐसे लगाया, तो अंगूठे पे ऐसे लगेगा। और एग्जांपल हो सकता है, आपने पानी के एक वेसल में एक खाली प्लास्टिक की बोतल को ऐसे डाल दिया, तैरेगी वो? तैरेगी।
जब आप उसको पुश करोगे तो आपको हाथ को ऊपर की तरफ फोर्स फील होगा, तो आपने इसको पीछे पुश किया नीचे, उतना ही फोर्स आपके हाथ को, हैंड को उल्टी साइड फील होगा। तो ये सब एग्जांपल्स हैं आपके एक्शन रिएक्शन फोर्स के, न्यूटन थर्ड लॉ के। इतना ही करते हैं आज, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।